कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है? सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करता हो। तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसे देखे गए हैं। तो इसका जो एक एप्लीकेशन होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक एप्लीकेशन है, मोल फ्रैक्शन में डिपेंड नहीं करता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ये सॉल्यूशन का सबसे क्रूशियल टॉपिक है, ठीक है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से सॉल्यूशन में अच्छा खासा सवाल हम लोग का बनेगा, ठीक है। अब तक जितना भी हम टॉपिक कवर किए, जितना भी, उस सब में ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से है, लास्ट टॉपिक में भी है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक में भी से इसको हम लोग बोलते हैं। तो समझते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जनरल मतलब क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब गुण होता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या? हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं और सॉल्यूशन में हम लोग जो कुछ भी जानते हैं, हमको पता है कि सॉल्यूशन के अंदर में 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, एक प्रेजेंट होता है सॉल्यूट और दूसरा प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन। क्लियर है? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता क्या है? तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है कि जो भी सॉल्यूट है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है इसको समझ। जो भी सॉल्यूट होता है, हम सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहे, किसी बात कर रहे हैं सॉल्यूट का। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट का वो प्रॉपर्टी होता है, किसका प्रॉपर्टी होता है? सॉल्यूट का, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट का वो प्रॉपर्टी होता है जो सिर्फ सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करता है, लेकिन उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो जो प्रॉपर्टी सॉल्यूट का है ना, इसको 3-4 अलग अलग ढंग से समझो और उसको फिर रिकॉल कर लेंगे। जो प्रॉपर्टी सॉल्यूट का उसके नंबर पे डिपेंड करता हो। अब कोई प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करता है, मतलब कि अगर वो सॉल्यूट का नंबर ज्यादा हो जाए तो प्रॉपर्टी में हम चेंजेस देख सकते हैं, ठीक है। नंबर कम हो गया, प्रॉपर्टी में चेंजेस कम हो जाएगा। क्लियर है? तो जो प्रॉपर्टी सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करता हो और उसका नेचर पर डिपेंड नहीं करता हो, ठीक है, उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करता हो। नहीं करने का मतलब क्या है कि सॉल्यूट चाहे जैसा भी हो, हमको उससे लेना देना नहीं है, हमको उसके सिर्फ अमाउंट से लेना देना होता है, यानी उसके नंबर्स से लेना देना होता है, वो कितना प्रेजेंट है सॉल्वेंट के अंदर में। तो जो प्रॉपर्टी सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करता हो और उसके नेचर पे इंडिपेंडेंट हो, यानी उस पर कोई डिपेंडेंस उसका नहीं है, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो अगर इसको हम डेफिनेशन में लिखना चाहें तो हम लोग क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड on the property that depend on the number of solute and independent of its identity या nature, property that depend on the number of solute and independent of its identity or nature, called colligative property। तो जो प्रॉपर्टी सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करता हो, यहां पर लिख दिए, और जो इंडिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट मतलब आजाद हो, है ना, इंडिपेंडेंट हो उसके आइडेंटिटी से या उसके नेचर से। आइडेंटिटी मतलब भी नेचर ही होता है ना, मतलब सॉलिड क्या है, कैसा है, कहाँ से आया है, हमको उससे लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ किस चीज से लेना देना है, वो कितना प्रेजेंट है, उसका अमाउंट कितना ज्यादा प्रेजेंट है। तो जो भी प्रॉपर्टी सॉलिड के नंबर पर डिपेंड करता हो और उसके आइडेंटिटी या नेचर पर डिपेंड नहीं करता हो, इंडिपेंडेंट हो, तो वैसे प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कितनी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? ऐसी कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं? तो हम लोग बोलेंगे देयर आर 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कौन कौन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है? तो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसे
देखे गए हैं जो कि सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड ना करते हैं और उसके नंबर पर डिपेंड करते हैं। कौन कौन सा है? तो पहला होता है रिलेटिव lowering of vapor pressure। दूसरा जो प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं elevation of boiling point। नेक्स्ट होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा जो प्रॉपर्टी होता है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चार प्रॉपर्टी होता है जिसको हम क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब ये क्या चीज है इसको हम लोग आगे देखेंगे, बट एक चीज तुमको दिख रहा होगा कि यहाँ पर प्रेशर है, एक जगह और प्रेशर है, वो है यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये क्या होते हैं इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कॉमन चीज दिख रहा है, प्रेशर होता है ना, रिलेटिव मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में प्रेशर होता है। सेकेंड वन इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट माने टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है? जैसे हम पूछेंगे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो तुम लोग बोलोगे कि 100 डिग्री सेल्सियस। तो तुम बता क्या रहे हो? टेम्परेचर बता रहे हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर किस चीज का है? एक हो गया टेम्परेचर, तो यहाँ देखो ये बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ देखो ये फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम मोटा मोटा क्या कह सकते हैं? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूट का दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, एक प्रेशर और एक टेम्परेचर। यही जब चेंज होता है ना, और सॉलिड का जो नंबर होगा तो उसके आधार पर फिर हमारा क्या देखेंगे कि सॉलिड में बहुत सारे बदलाव हम देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का क्या मतलब होता है? कहने का मतलब है कि अगर हम सॉल्यूट का नंबर को इंक्रीज करें, मान लो कि 100 ml वाटर था और 100 ml वाटर के अंदर में हम पहले 12 ग्राम कुछ डालें और हमने ये देखा कि वो कितने डिग्री पे राइज कर रहा है, कितने डिग्री पे वो बॉइल कर रहा है। फिर हम ये चेक कर रहे हैं कि जब वो वेपराइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उस समय उसका क्या प्रेशर है। तुम गौर करोगे कि जो टेम्परेचर यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से कनेक्शन करो और जो प्रेशर होता है, ये तुम देखोगे कि ये दोनों ही जो दोनों टर्म होते हैं ये सॉल्यूट के नंबर के बढ़ने या घटने से चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर वाटर प्योर वाटर होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हम तुमसे सवाल पूछें कि अगर हम उसके अंदर में चीनी मिला दें, शुगर, तो अगर शुगर मिला देंगे तो क्या तभी उसका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वही रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। वही हम सवाल पूछ रहे हैं। वहीं पे हमारा क्या काम रहेगा? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को समझना कि अगर किसी सॉल्वेंट में प्योर सॉल्वेंट है और उसके अंदर में हम सॉल्यूट को मिक्स कर रहे हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पर उसका प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या पहले के जैसा ही रहेगा या बदल जाएगा? तो बदल जाएगा तो क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? तो ये मेजरमेंट कौन करेगा? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। यहाँ से ये हम पता करेंगे कि अगर किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डाला जाता है तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा, उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जैसे पानी को अगर हमको फ्रीज करना हो, जमाना हो, तो हमको पता है कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस लाना पड़ता है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन या वाटर हम बोल सकते हैं। अब अगर हम लोग सॉल्यूट को एड ऑन करेंगे उस सॉल्वेंट के अंदर में, तब जाके वो सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्वेंट कौन होगा इससे कोई मतलब नहीं होता है। बॉइलिंग पॉइंट को और प्रेशर को, इसको कौन सा सॉल्यूट तुम ऐड कर रहे हो ना सॉल्वेंट के अंदर में, इससे इसको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसको लेना देना सिर्फ होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट से। सॉल्यूट कौन है डजंट मैटर, वो कोई मैटर ही नहीं है, उसको नंबर से लेना देना होता है। समझ में आया? तो वो नंबर हम क्या उसके अंदर में पुट ऑन कर रहे हैं, उसके अंदर में क्या उसको मिक्स कर रहे हैं, उस पर ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। समझ आ गया? तो ये चार प्रॉपर्टी है जिसको वन बाय वन करके देखेंगे। और अच्छा, इनका मोटिव क्या होता है, क्यों हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं?
तो इसका देखो एक एप्लीकेशन होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक एप्लीकेशन है। ये चारों प्रॉपर्टी का क्या काम है? तो देखो चारों प्रॉपर्टी का एक काम होता है ना। ये जनरली बुक में मतलब सीधे सीधे तो नहीं लिखा रहता है, ठीक है, लेकिन तुमको मतलब इसका एक एप्लीकेशन समझ लें। और वो क्या होता है? तो एप्लीकेशन है कि इसको हम लोग यूज करते हैं फॉर एस्टिमेशन या कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सॉलिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये चारों प्रॉपर्टी का हम कहाँ अप्लाई करेंगे? ये चारों प्रॉपर्टी को पढ़ करके हम लोग सॉलिड का मोलर मास कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे। क्या करने की कोशिश करेंगे हम लोग? मोलर मास कैलकुलेट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। मोलर मास क्या होता है? तो मोलर मास के बारे में तुमको बताया है कि मान लो कोई फलना सॉलिड है, तो देखो एक चीज समझो कि अगर कोई भी सॉलिड तुम्हारे पास है, जैसे मान लो चीनी, ठीक है, तो चीनी का तुम वजन तो जानते ही हो कि मान लो कि 25 ग्राम चीनी उसके अंदर में है, लेकिन एक चीनी का जो सूत्र होता है, जो केमिकल फॉर्मूला है, अब तुम्हें उसके अंदर में सॉलिड के अंदर में देखो पहले केमिस्ट्री में ना एक चीज होता है, पहले एक्सपेरिमेंट होता है, फिर कैलकुलेशन होते हैं, फिर एस्टिमेशन हो गया कि ये इतना आया, अब उससे लॉजिक लगाते हैं कि ये जो वैल्यू है ये कहाँ से मैच करेगा। समझ आया? हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन देखते हैं 11 से, और वहां से फिर दिमाग लगा करके, बुद्धि लगा करके, तुमको याद होगा कि हम लोग कोई भी केमिकल का हम लोग या कोई भी सब्सटेंस का उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला या एम्पिरिकल फार्मूला याद करो 11th में था, उसको कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं। तुम्हें पता है कि मतलब शुगर में क्या मिक्स है? तुम जानते हो उसके अंदर में क्या मिक्स है? हम कैसे बता देंगे? देख के बताया जा सकता है कि कार्बन है कि हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है? वो सिर्फ चीनी है। सॉल्ट को देख के बताया जा सकता है कि उसके अंदर में NaCl कौन है, कौन है Cl? कहाँ उसके अंदर में दिख रहा है? कौन सा एलिमेंट है? नहीं है। तो हम डायरेक्टली कैसे बता सकते हैं? तो पहले हम क्या करते हैं? हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं और उससे मोलर मास का कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। किसका कैलकुलेशन करते हैं? मोलर मास का कैलकुलेशन करते हैं। कम से कम हमको कुछ तो मिल जाए, जिस सॉलिड का हम केमिकल फॉर्मूला निकालने वाले हैं उस सॉलिड का कुछ मिल जाए हमको, तो हम यहाँ से मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। और फिर मोलर मास कैलकुलेट करके 11th वाला जो टॉपिक है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला, वहां जा करके उस सॉलिड का उस विधि से हम केमिकल फॉर्मूला जानने का प्रयास करते हैं। और तुम देखो कि पूरा एक बड़ा सा प्रोसीजर है, और अगर ये तुम कर दिए तो कोई भी अननोन सब्सटेंस का तुम केमिकल फॉर्मूला जान सकते हो। उसका जो केमिकल फॉर्मूला है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, वो तुम जान सकते हो। लेकिन सबसे जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि उसका क्या कैलकुलेट कर लिया जाए? मोलर मास का कैलकुलेशन कर लिया जाए। और ये कैसे कैलकुलेट करोगे? जब ये चार प्रॉपर्टी तुम जानोगे, क्योंकि हर सिंगल प्रॉपर्टी से जरूरी नहीं कि ऊंची निकल जाए, क्योंकि सॉलिड क्या हो सकता है? सॉलिड 3 तरह का होता है, तुमको पता होगा 3 स्टेट में होता है। गैस है, अब गैस है तो कहीं ना कहीं तुम ये वाला तो भूल जाओ कि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट तुमको बुद्धि काम करेगा, तो तुमको या तो ऊपर वाला काम करेगा या फिर नीचे वाला काम करेगा। या सॉलिड है तो हम कुछ और बुद्धि लगाएंगे, लिक्विड है तो कुछ और बुद्धि लगाएंगे, गैस है तो कोई और बुद्धि लगाएंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि चारों प्रॉपर्टी का यूज करके हम किसी भी सॉलिड का मोलर मास का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ा काम हो जाता है कि मोलर मास कैलकुलेट करना। समझ आ गया होती है? चलो नोट कर रहे होते। तो यहाँ तक अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ना। यहाँ से हम लोग देखो अगले टॉपिक शुरू कर रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या स्टार्ट करें हम लोग? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है ना, इसको डेफिनेशन से देखते हैं। When a non-volatile solute is added to a solvent, then pressure of resulting solution decreases, which is called relative lowering of vapor pressure. क्या होता है? तो जब भी किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? तो जो सॉल्यूशन बना है ना, उसका वेपर प्रेशर घट जाता है, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, क्या मतलब हुआ कि जब भी किसी नॉन वोलेटाइल सॉलिड को सॉल्वेंट के अंदर में एड ऑन करेंगे
तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाता है। इस चीज को क्या कहते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, क्यों कम होता है? तो कम होने का कारण है कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो क्या है, वो तो वेपर बनाएगा नहीं, है ना। तो वो क्या करता है, जब उसको हम सॉल्वेंट में ऐड ऑन करते हैं तो वो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं उसको वेपर बनाने से रोकता है। ठीक है, इस वजह से तुम मान के चलो कि जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है ओवरऑल वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब ये कितना डिक्रीज होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो इसके लिए हमको क्या समझना है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के। हम सॉल्वेंट को यहाँ पे देखो 1 मानेंगे, जहाँ जहाँ 1 आएगा वहाँ वहाँ सॉल्वेंट, और सॉलिड को हम कंपोनेंट 2 मानेंगे, जहाँ जहाँ 2 आएगा वो सॉलिड। तो यहाँ पे गौर करो कि ये क्या है, ये है नॉन वोलेटाइल सॉलिड के लिए रॉल्स का लॉ। और क्या रॉल्स का लॉ कहते हैं कि जो प्रेशर होता है सॉल्यूशन का, इट इज इक्वल टू द P1 डिग्री प्योर वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट सॉलिड नहीं, सॉल्वेंट 1 का मतलब सॉल्वेंट है, 2 का मतलब सॉल्वेंट है। क्लियर हो गया? तो अब ये हो गया प्रेशर का फॉर्मूला। इसके बाद रिडक्शन कैसे निकालेंगे, यानी कितना कम हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर है और जो सॉल्यूशन का प्रेशर है इसको माइनस कर देंगे। तो P1 का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो ये आएगा हमारा P1 डिग्री इंटू x1, और ये अपना आ गया P1 डिग्री कॉमन करने के बाद 1 माइनस x1 क्या होता है, 1 माइनस x1 बराबर x2। क्यों? सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस ऑफ द कंपोनेंट इक्वल्स टू यूनिटी, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारा निकल गया 1 माइनस x1 के बदले पुट करेंगे x2। ठीक है, तो ये हो गया डेल P1 बराबर P1 डिग्री इंटू x2, और P1 को नीचे ले आना है। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग निकाल रहे हैं तो P1 को नीचे होना चाहिए जो प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर है, और ये किसके इक्वल आ गया, x2 का। अब हम लोग को वापस से जो डेल P1 का वैल्यू था यहाँ से उसको ये वाला जो फॉर्मूला है इसको यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन तुमको बना है लेफ्ट हैंड साइड का P1 डिग्री माइनस P1 बटा P1 डिग्री, इसी को क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, और हम देख रहे हैं कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो गया, तो ये हो गया x2 के इक्वल। x2 का मतलब क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। इसका मतलब हुआ कि जो भी वेपर प्रेशर में लो डिप देखने को मिल रहा है, जो गिरावट यानी जो हम रिडक्शन देखने को मिल रहा है, वो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। किसके पर डिपेंड कर रहा है, सॉलिड के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा है। उसी को हम लिखे हुए कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉलिड एंड नॉट ऑन द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, सॉलिड का। क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सारा का सारा जो प्रॉपर्टी होगा वो सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड करेगा। तो जो भी कुछ आएगा वो सॉल्यूट का आएगा, सॉल्वेंट का नहीं आएगा। स्टार्टिंग चाहे हम कहीं से भी करें, अंत हमारा जो आएगा वो सॉलिड के ऊपर में आएगा। जो भी कुछ बनेगा वो सॉलिड के ऊपर बनेगा। अब इसे क्या हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं, क्या कंक्लूजन है कि सीधा सीधा बात है भाई कि मोल फ्रैक्शन सॉलिड का अगर ज्यादा हो गया तो रिलेटिव लोअरिंग ज्यादा होगा, मोल फ्रैक्शन अगर कम हो गया तो रिलेटिव लोअरिंग कम होगा। यानी कि सीधा सीधा बात हम वहीं पे पहुंच गए कि जो सॉल्यूट है उसके नंबर पे ही बात हो रही है। मोल फ्रैक्शन क्या है, वो एक नंबर्स को दिखा रहा है। तो जितना ज्यादा वो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा वो उतना ज्यादा डिप देगा किसको, प्रेशर को, और जितना कम होगा वो उतना कम डिप देगा प्रेशर। बस समझ आ गया? तो यही था हमारा टॉपिक। डन करते हैं। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये क्या होता है तुमको भी जैसे देखना है कि जब भी किसी सॉल्यूट को, है ना, जब भी किसी सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, जब भी किसी सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो जो सॉल्यूशन बना है ना उसका टेम्परेचर पहले के कंपैरिजन में जो सॉल्वेंट का था उससे ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्या डेफिनेशन, when a solute is mixed with solvent then boiling point of solution increased। ठीक है, जब भी किसी सॉल्यूट को हम मिक्स करते हैं सॉल्वेंट के अंदर में तो बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का इलेवेशन, इलेवेशन माने होता है बढ़ना। ठीक है, तो जब भी कोई सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा ऑटोमेटिक उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले के कंपैरिजन में राइज कर जाएगा। राइज करना जरूरी भी होता है। सॉल्यूट मिक्स हुआ है
वेपर प्रेशर कमेगा, उस वेपर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना पड़ेगा। ठीक है यहाँ पर। तो अभी जो यहाँ पर देखें थोड़ा सा, तो देखो ये क्या है हमारा, ये टीवी डिग्री क्या है, टीवी डिग्री, टी मतलब टेम्परेचर, बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, डिग्री मतलब प्योर सॉलिड, तो पी डिग्री क्या है हमारा, ये टी डिग्री क्या है, तो पी डिग्री भी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, और टीवी क्या है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और हमको इंक्रीज बताना है कितना बढ़ा है, तो हम क्या करेंगे, जो भी देखो सॉल्वेंट का कम है और सॉल्यूशन का ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन का जो बनेगा, सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से माइनस कर देंगे, जो भी आएगा वो इंक्रीमेंट आएगा, 2 3 4 जो भी आना होगा दिख जाएगा। अब इसमें एक चीज यहाँ पर समझना कि आगे हम क्या लिखे हैं, तो आगे लिखे हैं कि इट इज फाउंड दैट, ऐसा एक्सपेरिमेंटली पाया गया है, फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, डाइल्यूट, देखो 2 प्रकार का सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। दोनों में क्या फर्क है, फर्क सिर्फ सॉल्यूट के अमाउंट का है। अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज्यादा है, एक्सेस अमाउंट प्रेजेंट है सॉल्यूट का, तो हम वैसे सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, और अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है तो उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये वाला जो रूल लग रहा है ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए लग रहा है, किसके लिए लग रहा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। हमको इसको कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से मिक्सअप नहीं करना है, यानी कि हम जो सॉल्यूट को मिक्स करने वाले हैं सॉल्वेंट में, वो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम ऐड नहीं कर रहे, एक बहुत ही कम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करेंगे। समझ आ गया। तो जो सॉल्यूशन हमको देखना है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन देखना है, यानी कि जहां पर सॉल्यूट की अमाउंट कम है सॉल्वेंट के अंदर में, बस समझ आ रहा है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ऐसा देखा गया कि जो भी इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी बॉइलिंग पॉइंट जो इलेवेशन होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, शॉर्ट में बोल सकते हैं मोलालिटी, शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, एम का मतलब यहाँ पर क्या है, मोलालिटी, क्या मतलब है यहाँ पर, मोलालिटी। मोलालिटी तुमको हम बताए हैं ये टर्म, है ना, जब हम लोग पिछली क्लास में पढ़े हुए हैं तो मोलालिटी का टर्म हम बताया कि मोलालिटी क्या होता है ना। तो यहाँ पे मोलालिटी के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि सॉल्यूट का जितना ज्यादा, सॉल्यूशन का जितना ज्यादा मोलालिटी उतना ज्यादा उसके बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव प्रोपोर्शनल टू एम, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, क्या आएगा, एक कांस्टेंट, उसको हम बोलेंगे केबी। केबी को क्या बोला जाता है, मोलर इलेवेशन कांस्टेंट, मोलर इलेवेशन कांस्टेंट, केबी हमारा मोलर इलेवेशन कांस्टेंट। तो इस तरह से हम डेरिवेटिव क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नोट करिए। तो यहाँ से क्या है हमारा, यहाँ तक आया डेरिवेटिव बराबर केबी इनटू एम। अब केबी इनटू एम के बाद हमको एम का फॉर्मूला बिठाना है, तो एम यानी कि मोलालिटी, मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये किस में रहेगा तुम्हारा, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमेशा किलोग्राम में रहता है, किसमें रहता है, किलोग्राम। और अगर तुमको इसको ये मोल्स ऑफ सॉलिड किसमें रहेगा, किलोग्राम में रहेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो मोलालिटी बराबर नंबर ऑफ मोल्स सॉलिड गिवन वेट बटा मोलर वेट बाय W1 सॉल्व करेंगे, तो W2 बाई W1 मल्टीप्लाई M2। क्लियर है। इसको अगर हम इक्वेशन में पुट करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करें तो ये हम लोग का आ जाएगा, ठीक है, ये हम लोग का आ जाएगा डेल टीबी इक्वल्स टू केबी मल्टीप्लाई एम का वैल्यू पुट करेंगे W2 बाई W1 इंटू M2। क्लियर है। तो ये निकल गया मोलर, ये निकल गया हमारा इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, इसको हम लोग इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या क्या है, तो यहाँ पे देखो हम एक्सप्लेन कर दे रहे, वेट केबी तो हमको पता है, W2 क्या है, ये है वेट ऑफ सॉल्यूट, और W1 क्या है,
W1 है वेट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना सॉल्वेंट का जो वेट होता है हमेशा केजी में होता है। अगर सॉल्वेंट का वेट ग्राम में दिया हो तो उसको 1000 से भागा लगा करके किलोग्राम में चेंज कर लेना क्वेश्चन में, समझे। और यहाँ पर ये M2 क्या है, ये है मोलर मास ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे हम सॉलिड का ये मोलर मास है, समझ आ गया। तो इस तरह से हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया डेल टीवी का वैल्यू, ठीक है। अब देखो डेल टीवी का वैल्यू एक बार अगर तुमको पता चल जाए तो तुम क्या कर सकते हो, वो जो तुमको फॉर्मूला हम बताए है ना, ठीक है। डेल टीवी का वैल्यू जो हम लोग निकाले, अब हम लोग को क्या करना है, अगर इसको वैल्यू निकाल ली है तो जो ऊपर में फॉर्मूला बताया डेल टीवी बराबर टीवी माइनस टीवी डिग्री, क्लियर है। तो वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पता कर सकते हैं। जैसे हमको अभी फॉर्मूला क्या होता है, तुमको बोलेंगे डेल टीवी इक्वल क्या होता है, यहाँ से मान लो टीवी का डेल टीवी वैल्यू निकाल ली, तभी क्या होता है कि डेल टीवी बराबर क्या है, टीवी माइनस टीवी डिग्री। अब सोचो कि इसमें वैल्यू इनपुट कर दे और टीवी डिग्री में नहीं पता होता ही जो प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से हम टीवी को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे तुमसे मान लो एक सिंपल से क्वेश्चन बोलते हैं कि अगर 10 ग्राम हम सॉल्ट को 10 ग्राम अगर सॉल्ट को हम मिक्स करेंगे, है ना, सॉल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर में, ठीक है, मिक्स करेंगे सॉल्वेंट के अंदर में, तो बताओ कि जो सॉल्यूशन बनेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। कितना ग्राम ऐड किए हैं, 10 ग्राम सॉल्ट को ऐड किए, तो सॉल्यूशन बन गया। अब हम तुमसे सवाल कैसे पूछेगा कि बताओ इसका बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का होगा वो कितना होगा। तो उसके लिए क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हमको निकालना पड़ेगा डेल टीवी। डेल टीवी के लिए हमको क्या क्या चाहिए, देखो जब भी कोई न्यूमेरिकल बनाना तो पहले डेल टीवी निकालना, तो डेल टीवी के लिए हमको क्या चाहिए, के भी चाहिए। ये क्वेश्चन में हमको दिया रहता है, ये हमको निकालने की जरूरत नहीं है। बाकी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तुमको थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ेगा। जैसे कि ये W2 क्या बोले हम कि सॉलिड का वेट होता है, तो क्वेश्चन में बता देता है कि अब जैसे तुम क्या बोले कि 10 ग्राम सॉल्ट को हम ऐड कर रहे, तो 10 ग्राम क्या हो गया, W2 हो गया। अच्छा ये जो W1 है वो क्या है, ये W1 हो गया तुम्हारा सॉल्वेंट का वेट। अब सॉल्वेंट का वेट तो बोलेगा ही कि जिस सॉल्वेंट में मिला रहे वो कितना है, ग्राम में किलोग्राम में कुछ तो बोलेगा, 500 ग्राम वाटर में हम मिला रहे, तो हो गया 500 ग्राम W1 हमारा। और क्या है M2, तो M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। किसको मिला रहे थे, हम सॉल्ट को मिला रहे थे। सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है, तो Na और Cl से क्या कर लेंगे हम लोग, उसका मोलर वेट निकाल करके M2 हमको मिल जाएगा। बस सबका वैल्यू को यहाँ पुट करना है और तुमको डेल टीवी मिल जाएगा। डेल टीवी को क्या करो, फिर वापस से वो इक्वेशन में पुट करो, तुमको क्या मिल जाएगा, तुमको टीवी मिल जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हैं और ये भी बताया जा सकता है कि कितना इंक्रीज हुआ, ये भी कभी क्वेश्चन में पूछता है। हम न्यूमेरिकल करेंगे ना तो तुमको सब बताएंगे, क्लियर है, नोट कर लेते। ऐसे ना बॉइलिंग पॉइंट के बाद थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है इसको समझो, ठीक है। जब भी किसी सॉलिड को हम सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे, है ना, जब भी किसी सॉलिड को सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इस चीज को क्या कहते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। व्हेन अ सॉल्यूट इज मिक्स्ड विद सॉल्वेंट, जब भी किसी सॉलिड को हम सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, देन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इस चीज को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इक्वेशन हम लोग का लगभग सेम ही चलेगा, ठीक है। यहाँ पे TF डिग्री क्या है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, TF क्या है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। और चूंकि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है, सॉल्यूशन का बनने के बाद वो कम हो जाएगा, तो ज्यादा से कम माइनस करेंगे, चेंज करिए, तो जो डिक्रीजिंग टेम्परेचर निकालेंगे कैसे निकालेंगे, डेल TF बराबर TF डिग्री माइनस TF, TF डिग्री माइनस TF, ठीक है। और उसमें जैसे लिखे थे वैसे इसमें भी लिखना है, फॉर अ डाइल्यूट सॉल्यूशन जो डेल TF होगा किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, जो कि मोलारिटी है ना, तो ये m हो गए डेल TF प्रोपोर्शनल टू m, और यहाँ से क्या निकल गया है, प्रोपोर्शन हटाओगे एक कांस्टेंट आएगा kf इनटू m। यहाँ पर जो kf है वो क्या है, ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, क्या हमारा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट।
इसके बाद हम लोग को क्या करना है, m का वैल्यू इसको बाहर इसमें वापस से सब्स्टिट्यूट करो। ठीक, m के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको पता है कि m का क्या फॉर्मूला होता है, तुमको बताएं कि n2 बटा W1। ठीक है, W1 किसमें है, किलोग्राम में। और फिर तुम लोगों को बताए थे n2 क्या होता है, गिवन वेट बटा मोलर वेट मल्टीप्लाई W1। इसको पुट करो, सो डेल TF हमारा क्या आएगा, KF मल्टीप्लाई M। M की वैल्यू क्या है, W2 बटा M2 मल्टीप्लाई W1। इससे हमको क्या मिल गया, इससे हमको मिल गया डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मिल गया। अब तुम देखो डेल TF का वैल्यू जब तुमको पता है तो क्या करोगे, इस इक्वेशन में पुट करोगे, है ना, जहाँ पर डेल TF बराबर TF डिग्री माइनस TF है, इसमें जैसे ही पुट करोगे तो तुमको जो सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर है, ये कितना कम हो, जैसे मान लो कि वाटर में, अभी जैसे कि हम तुमको बताएंगे वाटर में मान लो कि वाटर का कितना होता है फ्रीजिंग पॉइंट, 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन, ये एग्जैक्ट होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब मान के चलो 10 ग्राम सॉल्ट ऐड कर दिए, तो 10 ग्राम सॉल्ट ऐड कर दिए तो तुमको क्या बताएं, बॉइलिंग पॉइंट में तो उधर तो बढ़ गया बॉइलिंग पॉइंट, अब इधर से ये घट जाएगा समय, तो घट जाएगा तो कितना घटेगा, जब सॉल्यूशन बना तो टेम्परेचर कितना घटा, तो कितना घटा उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा डेल TF, और फिर वो डेल TF को कहाँ बैठाना पड़ेगा, इस इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। जैसे तुम पुट करोगे तो TF तुमको मिल जाएगा कि जो सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या आ रहा है, 3 केल्विन घटा या 4 केल्विन घटा, वो डिपेंड करता है। अब देखो अगेन ये किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, तो तुमको अगर हम बात बताएं तो अगेन फिर तुम देखो तो यही बात है कि कितना सॉलिड उसके अंदर में डाला जा रहा है। ठीक है, हाँ, दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि सॉल्यूट के अमाउंट को बहुत इंक्रीज नहीं करना, ये नहीं मत समझना कि हम इसमें मतलब आधा किलो सॉल्ट ऐड कर देंगे और फिर हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना घटा, वो फिर वहां पर हमारा जो इक्वेशन है ना, ये वाला ये जो फॉर्मूला में बनाए ये फेल हो जाएगा। ये किस सॉल्यूशन के लिए काम करता है, तो ये काम करता है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तुमको इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है, वहां पर भी ये बात हम बोले, और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में भी ये सेम बात लागू होता है कि चाहे तुम बॉइलिंग पॉइंट का इलेवेशन कैलकुलेट कर रहे हो या फिर तुम सॉल्यूशन का डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट कर रहे हो, दोनों ही कंडीशन में हमको दिमाग में रखना है कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट चलेगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। अरे बस में यानी कि छोटा अमाउंट ऑफ सॉलिड ऐड करोगे। ठीक है, तो यहां तक हम लोग क्या किए, 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट किए। क्लियर है, 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारा कंप्लीट हो गया। पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्या होता है बताओ, जब भी किसी सॉलिड को ऐड करते हैं सॉल्वेंट के अंदर में तो जो सॉल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो इसको हम क्या बोले थे, इसको बोले थे डिप्रेशन, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। फिर तुमको हम सेकंड बताएं इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कि जब सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो जो सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज कर जाएगा। फिर तुमको बताएं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जिसके अंदर बोले कि जो जब हम सॉलिड को सॉल्वेंट में ऐड ऑन करेंगे तो जो बनेगा सॉल्यूशन उसका फ्रीजिंग पॉइंट पहले के कंपैरिजन में घट जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ तक 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं और तीनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सेम बात लागू होता है। और वो क्या है कि तीनों के तीनों सॉल्यूट के नंबर पे ही डिपेंड कर रहे हैं, है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो याद करो कि वो प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के सिर्फ नंबर पे डिपेंड करे। अभी तुम गौर करो कि तुमसे बोला जाए कि इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कब ज्यादा बढ़ेगा, सॉल्यूट के नंबर बढ़ जाएगा, है ना, घटा दो तो घट जाएगा। तो जो भी हो रहा है प्रॉपर्टीज के अंदर में जो कुछ बढ़ रहा है या घट रहा है वो सॉलिड के नंबर पे डिपेंड करता है। अरे बस में तो ये हो गया। अब एक लास्ट हमारा बच गया है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, क्या बच गया है, ऑस्मोटिक प्रेशर। वो थोड़ा लंबा है, उसको हम लोग क्या करेंगे अगली क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। प्लस इसमें जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर में 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है और उसके ऊपर में जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो सारा हम लोग 1 बाय 1 करके टॉपिक वाइज कवर करेंगे। क्लियर है, न्यूमेरिकल इसलिए कवर करना है, ठीक है,
क्योंकि एग्जामिनेशन में जब तुम देखोगे ना तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ना भर भर के सवाल आता है, ठीक है। ये सबसे नेग्लेक्टेड टॉपिक है। नेग्लेक्टेड इसलिए क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो पहले 90% लोगों को समझ नहीं आता है, और न्यूमेरिकल जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर तो न्यूमेरिकल भूल जाओ, न्यूमेरिकल तुमसे बनेगा। और अगर तुम प्रीवियस से पेपर निकाल के देखोगे ना तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से सवाल नहीं आया हो। हम चैप्टर भूल जाओ, टॉपिक बोल रहे हैं कि अगर पूरा सॉल्यूशन छोड़ दो और खाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी करके चल जाओ तो 10 से 12 नंबर तुम्हारा सिक्योर हो जाएगा, कहीं नहीं जा रहा नंबर। समझ आ गया? इससे थियरी भी आता है और खास करके ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स इसमें आते हैं। तो थियरी तो ईजी है, पता नहीं क्यों नहीं समझ आता है। थियरी ईजी है, न्यूमेरिकल इसमें थोड़ा करना मुश्किल होता है। तो हम लोग न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करेंगे अगले क्लास में, ठीक है।